हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारा समाजशास्त्र का वीडियो सीरीज़ चल रहा है और वो सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम एक ऐसे विषय का प्रारंभ कर रहे हैं आज, है ना, जो सीजीपीएससी मेंस पेपर 6 पार्ट 3 का हिस्सा है। ओके, सीजीपीएससी मेंस पेपर 6 पार्ट 3 का हिस्सा है, जो कि 75 नंबर का वेटेज रखता है। ओके, और वह विषय आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। दोस्तों, सीजीपीएससी के द्वारा सामाजिक परिदृश्य के अंतर्गत सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है, आइए ज़रा सिलेबस पर गौर करते हैं। देखिएगा, हमें इसमें सबसे पहला जो पढ़ना रहेगा जनजाति सामाजिक संगठन, है ना। जनजाति सामाजिक संगठन के अंतर्गत विवाह, गोत्र, परिवार और युवा समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट है जनजाति विकास। जनजाति विकास के अंतर्गत उनका इतिहास, कार्यक्रम और नीतियाँ, और उसी में इंक्लूड है आपका संवैधानिक विकास। ओके। फिर हमें अध्ययन करना रहेगा छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, अन्य जनजातियाँ, ओके, अनुसूचित जातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ हमारे सिलेबस में शामिल है। फिर छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण एवं विशेष परंपराएं। क्लियर। फिर हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ के लोक कला, लोक साहित्य, लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, है ना, लोक कथा और लोकनाट्य, और उसी के साथ इसमें शामिल है जनहुला, मुहावरे, हाना और लोकोक्ति। ओके। फिर नेक्स्ट इसमें शामिल किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनजाति समस्याएं। जनजाति समस्याओं के अंतर्गत पृथक्करण को पढ़ेंगे, प्रवासन और पर संस्कृतिकरण। ओके। फिर नेक्स्ट हमारा सिलेबस का हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, लोक ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं। ओके। उक्त क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान एवं पुरस्कार। क्लियर। फिर हम आगे देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, मेले, पर्व, त्यौहार, पुरातात्विक संरक्षित स्मारक एवं स्थल तथा उत्खनन स्थल। ओके। नेक्स्ट नज़र आ रहा है दोस्तों पर्यटन स्थल, फिर राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बस्तर के जलप्रपात एवं गुफाएं, स्पेशल दिया हुआ है बस्तर के जलप्रपात एवं गुफाएं, है ना। उसके तत्पश्चात हमें लास्ट में देखना रहेगा छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत। ओके, क्लियर हुआ होगा सिलेबस। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि ये जो सामाजिक परिदृश्य है पूरे 75 नंबर का वेटेज रखता है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन जो रहेंगे, कितने वर्ड लिमिट में, कितने नंबर में पूछा जाएगा, उस पर बात करते हैं। देखिएगा, जो 8 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर में, है ना, तो पूरे 16 नंबर का पूछा जाएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन जो है उनकी संख्या 8 रहेगी। ओके। और 4 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे उनकी संख्या 5 रहेगी। ओके। और इनका जो नंबर है वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद जो 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या 3 रहेगी। तो इस प्रकार 24 नंबर हो जाता है। क्लियर। और जो आपका 15 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, है ना, जैसे किसी भी पेपर में हम देखते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 3 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। और पार्ट 2 जो है इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना। तो ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये अथवा में रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको 1 लिखना रहेगा। तो इस प्रकार ये 15 नंबर का हो जाता है। तो इस प्रकार आपका पूरा जो है 75 नंबर का वेटेज रखता है पेपर 6 पार्ट 3। ओके। तो दोस्तों, इस पेपर का हमने पाठ्यक्रम और अंक विभाजन को समझा है ना। तो दोस्तों चलिए, सिलेबस से हमें पहले कौन कौन से टॉपिक को उठाना है वो देखते हैं। देखिएगा, ये जो पेपर है, विशेष रूप से ये जो पेपर है, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम मेंस में पढ़ते हैं। मेंस में हम उन चीज़ों को पहली बार पढ़ते हैं। ओके। और प्रीलिम्स में हमें वो चीज़ पहले से हम पढ़ चुके होते हैं और वही चीज़ मेंस में उसी को शामिल किया गया है। तो इसमें आपका रिपीट हो जा रहा है ना। तो जो चीज़ हम प्रीलिम्स में पढ़े हैं उसके संबंध में अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो कुछ ना कुछ लिख लेंगे, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो उस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों, प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा टॉपिक उठाएं जो हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़े हैं। ओके। देखिएगा, सिलेबस को गौर से देखने से स्पष्ट हो रहा है कि आपका जो यह जनजाति समस्या है, जनजाति समस्याओं के बारे में हम प्रीलिम्स में मेन डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे जनजाति समस्याओं के अंतर्गत 3 चीज़ें रखा गया है, पृथक्करण, प्रवासन और पर संस्कृतिकरण। ओके। तो आज हम इसी क्रम में अध्ययन करने वाले हैं प्रवासन के बारे में। ओके। चलिए समझते हैं कि प्रवासन है क्या। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रवासन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, और हम क्वेश्चन पैटर्न हमारा जैसा रहेगा उसी को बेस मान के पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला जो है आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रवासन क्या है। ओके। प्रवासन क्या है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये आपका 30 वर्ड के आसपास आपके पास आंसर तो होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रवासन के कारक कौन कौन से हैं। ओके। फिर आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है प्रवासन के प्रकार। ओके। मेन जो है आपका प्रवासन क्या है, प्रवासन के कारक और प्रवासन के प्रकार, मेन है आपका ये।
अगर आप इतने चीज़ों को अच्छे से कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रवासन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी प्रवासन टॉपिक को समझने में। क्लियर? यहाँ से प्रश्न 2 नंबर में बन सकता है, 4 नंबर में बन सकता है और 8 नंबर में बन सकता है ना। 15 नंबर में आपको संभावना तो कम है इसमें से, लेकिन जो आपका पृथक्करण, प्रवासन और पर संस्कृतिकरण, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपसे 15 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए साथियों, आप समझने की कोशिश करते हैं आखिर प्रवासन क्या है ना, प्रवासन के कारक और प्रवासन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं प्रवासन पर। ये जो प्रवासन है जनजातियों की प्रमुख समस्या है। ओके, जनजातियों की प्रमुख समस्या है। प्रवासन को ही माइग्रेशन कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर? देखिएगा, ये जो प्रवासन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ओके, व्यक्ति, परिवार या समूह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवासन कहलाता है। आसान शब्दों में समझिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवासन कहलाता है। ओके, या प्रवासन उस स्थिति को कहा जाता है कि मूल क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में प्रस्थान किया जाता है ना। मूल क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में प्रस्थान किया जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रवासन कहा जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों? देखिएगा, ये जो प्रवासन है ये जनजातियों की प्रमुख समस्याओं में से एक है, और प्रवासन का अर्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना से लगाया जाता है, इसका प्रवासन का अर्थ, है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मूल क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में प्रस्थान किया जाता है, उसे प्रवासन कहा जाता है। प्रवासन के 2 कारक हैं, प्रवासन करने के 2 कारक हैं, है ना। आइए देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। प्रवासन का पहला कारक है दोस्तों आंतरिक कारक। ओके, पहला आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। प्रवासन के 2 कारक हैं, पहला मुख्य रूप से जो है 2 कारक हैं, पहला जो है आंतरिक कारक, दूसरा जो है बाह्य कारक। आंतरिक कारक से आशय है कि वह कारक जो जनजातियों को मूल क्षेत्र छोड़ने हेतु बाध्य किया जाता है, उस कारक को कहा जाता है जिसके द्वारा जनजातियों को मूल क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने हेतु बाध्य किया जाता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूँ तो प्राकृतिक आपदा, है ना, प्राकृतिक आपदा, गरीबी, ओके, सीमित संसाधन है तो वहाँ पे तो रहा नहीं जाएगा, है ना, तो प्रवासन होना निश्चित है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति को भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार आंतरिक कारक के उदाहरण हम देख सकते हैं। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं बाह्य कारक की। साथियों, बाह्य कारक से तात्पर्य है कि ऐसे कारक जो जनजातियों को अपनी ओर क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसके उदाहरण अगर हम देखें, आप उदाहरण से इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भौतिक संसाधन की उपलब्धता, पहला उदाहरण भौतिक संसाधन की उपलब्धता। दूसरा, बेहतर शिक्षा की संभावना को समझ सकते हैं, है ना, सामाजिक जागरूकता को समझ सकते हैं, रोजगार के बेहतर अवसर, आधुनिकता के प्रभाव को समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं कि जनजातियों को आकर्षित करती है और प्रवासन को बढ़ावा मिलता है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों प्रवासन के कारक आपको समझ आया होगा, आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। ये जो आंतरिक कारक है इसमें प्रवासन करने पर मजबूर रहता है इंसान, है ना। जो जनजातियां हैं प्रवासन करने पर मजबूरी से प्रवासन करती हैं, और जो आपका बाह्य कारक है इसमें मजबूरी से नहीं बल्कि उनके पास सामाजिक जागरूकता है, उनको बेहतर लाइफ स्टाइल बनाना है, भौतिक सुख सुविधाओं, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता चाहता है, तो वो प्रवासन करता है इसमें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रवासन के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। क्लियर? देखिएगा, जिस प्रकार हमने प्रवासन के कारक देखा है, प्रवासन के 2 कारक हैं, तो ठीक उसी प्रकार इसमें जो आपका प्रकार हैं 2 प्रकार हैं, प्रवासन के 2 प्रकार हैं। एक है आपका स्थायी प्रकार और दूसरा जो है आपका अस्थायी प्रकार। ओके, ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आपका जैसे 30 वर्ड में लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करेंगे मैं बताऊंगा। पहले हम समझ रहे हैं प्रवासन के प्रकार, है ना। ये जो आपका प्रवासन के प्रकार है इसको प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, स्थायी प्रकार और अस्थायी प्रकार में। ओके, इसमें स्थायी प्रकार कहने का आशय है दोस्तों कि परिवार या समुदाय, है ना, परिवार या समुदाय एक बार प्रवास करने के बाद अपने पुराने स्थान पर लौटकर नहीं आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। एक बार प्रवासन करने के बाद इसमें पुराने स्थान पर लौटकर नहीं आते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी प्रवास, है ना। अस्थायी प्रवास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति, परिवार या समुदाय, व्यक्ति, परिवार या समुदाय किसी दूसरे स्थान पर कार्य के लिए जाता है और कुछ दिन बाद लौटकर आ जाता है ना। कार्य के लिए ही नहीं बल्कि कभी पढ़ाई के लिए भी जाता है या फिर चिकित्सा सुविधा के लिए जाता है, लेकिन कुछ समय बाद लौटकर आता है, तो वो क्या है? अस्थायी प्रवास है। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमने प्रवासन क्या है, प्रवासन के कारक कौन कौन से हैं, प्रवासन के कौन कौन से प्रकार हैं हमने जाना।
चलिए अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसे 30 वर्ड में, 60 वर्ड में और 100 वर्ड्स में कैसे लिखना है, मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों हम देख पा रहे हैं प्रवासन, है ना, देखिएगा। प्रवासन सामान्य अर्थों में प्रवास का तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या प्रवास करना होता है। ओके, अपने प्रकृति के आधार पर प्रवासन को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। ओके, जैसा कि हमने देखा है, पहला जो है आपका स्थायी प्रवास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई परिवार समुदाय एक बार प्रवास करने के बाद अपने पुराने स्थान पर लौट कर नहीं आते, है ना, इसे स्थायी प्रवास कहा जाता है। इसमें लौट कर नहीं आते, इसे स्थायी प्रवास कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें अस्थायी प्रवास। ओके, अस्थायी प्रवास में कोई व्यक्ति, परिवार, समुदाय किसी दूसरे स्थान पर कुछ कार्य के लिए जाता है और कुछ दिन बाद वापस आ जाता है ना। सरल भाषा में कहें तो इस प्रवास में किसी कार्य के सिलसिले में दूसरे स्थान पर जाना होता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा आदि कारण आय प्रवास आते हैं, है ना। तो स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, हम समझ चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें प्रवास के बारे में आगे लिखा हुआ है कि विकास के कारण किए जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रयास, जैसे उद्योग की स्थापना, बांध का निर्माण, सड़क, रेलवे लाइन इत्यादि के कारण जनजातीय समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों, प्रवासन के कुछ उदाहरण। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है उदाहरण। जंगल में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के कारण जनजातियों को जंगल परिवेश में अनेक सीमाओं का पालन करना पड़ता है ना, जिसके कारण उनकी आर्थिक गतिविधियों में समस्या आ रही है और वे प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, तो वहाँ पे अनेक नियम, अनेक कानून रहते हैं, तो इस वजह से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्रवास को बढ़ावा मिलता है। ओके, फिर इसमें दूसरा देख रहे हैं हम, वर्तमान समय में जनजातीय बच्चों में शिक्षा का स्तर व रुचि थोड़ी बड़ी है ना, इसके कारण भी वे प्रवास कर रहे हैं। हालांकि इस प्रकार का प्रवास अस्थायी और कम मात्रा में हो रहा है। ओके, स्पष्ट है लाइन। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भी जनजातियों का प्रवास करना पड़ रहा है, क्योंकि दूरस्थ इलाकों में रहने के कारण उन तक अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है। ओके, उसके बाद नीचे लाइन में लिखा हुआ है, विकास के लिए कई बार प्रवासन आवश्यक होता है, परंतु विकास के नाम पर विस्थापन के कारण उन्हें अपने स्थान पर छोड़कर प्रवास करना पड़ता है और अन्य स्थानों पर उनका पुनर्वास नहीं किया जाता है। जनजातियों के लिए यह क्या है, जनजातियों के लिए यह दुखद पहलू है। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है, उसको भी समझना ज़रूरी है, विस्थापन। विस्थापन से आशय है कि आप देखते होंगे कि किसी जनजातीय क्षेत्र में उद्योग स्थापना करना रहता है, तो वहाँ के जो लोकल वहाँ बस चुके हैं उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह उनको बसाया जाता है और यहाँ पे उद्योग स्थापना किया जाता है। तो इसी को क्या कहा गया है, विस्थापन कहा गया है। ये भी जनजातियों में प्रमुख समस्याओं में के रूप में है। ओके दोस्तों, किताबों में प्रवासन के बारे में इतना ही जानकारी मिलता है, और जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि अभी हमने कारक के बारे में पीडीएफ से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन आपको कारक भी याद रखना है कि बाह्य कारक, एक आंतरिक कारक। आज हमने पढ़ा है कि प्रवासन क्या है ना, और प्रवासन के कारक। ओके, और उसके बाद हमने बात की है कि प्रवासन के प्रकार, है ना। देखिएगा, अब बात करते हैं कि इसे अगर 30 वर्ड में लिखना है तो कौन कौन से चीज़ों को लिखेंगे। देखिएगा, प्रवासन किसे कहते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है प्रवासन किसे कहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है। आपको पहला लाइन लिखना है कि प्रवासन जो है जनजातियों की प्रमुख समस्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या है, प्रवासन है। तो आपका एक लाइन में आ जाएगा, है ना, जनजातियों की प्रमुख समस्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवासन है। ओके, उसके बाद आपको दूसरा लाइन में कारक के बारे में बताना है। क्लियर। कारक के बारे में आप बताएंगे कि प्रवासन के प्रमुख 2 कारक हैं। पहला जो है आपका आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के बाद आप ब्रैकेट में कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, गरीबी, ये सब दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप बाह्य कारक लिखेंगे। ओके, बाह्य कारक के बाद आप ब्रैकेट में उसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आधुनिकता का प्रभाव, रोजगार के बेहतर अवसर। ओके, तो ये आपका सेकंड लाइन भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन में आप प्रवासन के प्रकार को बताएंगे, है ना। प्रवासन के जो प्रकार है वह या स्वरूप है, प्रकार को ही स्वरूप भी कहा जाता है, कि प्रवासन का जो स्वरूप है वो 2 प्रकार के हैं, अस्थायी प्रकार के और अस्थायी प्रवृत्ति के और अस्थायी प्रवृत्ति के। तो इसको बता सकते हैं थर्ड लाइन में। फिर आता है फोर्थ लाइन आपका। फोर्थ लाइन में आपको उसका परिणाम को बताना है ना, जैसे कि ये जो प्रवासन है, प्रवासन से आर्थिक लाभ और भौतिक संसाधन की उपलब्धता तो हो जाती है, लेकिन आर्थिक शोषण की घटनाएं, बंधुआ मजदूरी, बेगारी जैसी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न आ जाती है जनजातियों के मध्य। इस लाइन को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका 4 लाइन है, इसमें हमने अच्छे पॉइंट्स डालने की कोशिश की। ओके, अब बात करते हैं अगर इसी को 60 वर्ड में लिखना है तो आपको कैसे लिखना है। देखिएगा, 60 वर्ड में आपके पास 6 से 7 लाइन है ना, 6 से 7 लाइन है आपके पास 60 वर्ड में।
तो दोस्तों इसमें आप 2 लाइन में प्रवासन के बारे में बताइएगा कि प्रवासन है क्या, है ना। 2 लाइन में आ जाएगा जितना हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद आपका इसमें 2 लाइन में प्रवासन के कारक को बताइएगा, ओके, और 2 लाइन में आपको प्रवासन के प्रकार के बारे में बताइएगा। तो इस तरीके से ये आपका 60 वर्ड भी कवर हो जाएगा, ओके। चलिए, अगर 8 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 100 वर्ड्स में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। अगर 100 वर्ड्स में पूछता है तो जो प्रवासन का जो अर्थ है उसको आप 2 लाइन में समेट सकते हैं, है ना। जो प्रवासन है जनजातियों की प्रमुख समस्या है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या फिर मूल स्थान को छोड़ के अन्य स्थान पर प्रस्थान करना प्रवासन कहलाता है। तो उस चीज़ को आप 2 लाइन में समेट सकते हैं। और उसके बाद जो 3 लाइन है उसमें आप कारक के बारे में बताइए, ओके। और उसके बाद आपका 2 से 3 लाइन में आप प्रकार के बारे में बताएंगे, क्लियर। और उसके बाद इधर जो आपका जो बच रहा है लाइन, देखिएगा ये 8 नंबर में पूछा है तो आपको निष्कर्ष या परिणाम इसका जो भी आता है उसके बारे में 1-2 लाइन आप इधर लिख देंगे तो कवर हो जाएगा, ओके। आप इसमें उस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि ये जो प्रवासन है, पहले जो था प्रवासन सीमित क्षेत्र में होता था, है ना, सीमित क्षेत्र में होता था, लेकिन अब इसका जो क्षेत्र है व्यापक हो चुका है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ तो पूर्व में बंगाल झारखंड असम के जो चाय बागान है ना, जो चाय बागान है यहाँ पे जनजातियों के द्वारा पारंपरिक रूप से प्रवासन किया जाता था। पारंपरिक रूप से यहाँ पे कार्य करने के लिए प्रवासन किया जाता था। लेकिन बाद में जब 1967 या 1970 के दशक में हरित क्रांति हुआ तो हरियाणा पंजाब की ओर भी रुख करने लगे हैं। तो अभी जो आपका संचार है ना, संचार, परिवहन, ओके, रेलवे, ये तमाम चीज़ें जो है इतना विकसित हो चुका है कि प्रवासन जो है इसका जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक है ना। तो इस प्रकार प्रवासन की स्थिति को लिखकर आप अपना स्पेस कवर कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रवासन के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2014 में प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रवासन की समस्याओं का वर्णन करें, है ना। उसके बाद से यहाँ से प्रश्न नहीं उठाया है, भविष्य में उठा सकता है, ओके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जनजातियों की नेक्स्ट जो समस्या है हम जो पढ़ेंगे, है ना, पृथक्करण के बारे में अध्ययन करेंगे, ओके। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।